किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है वो आजकल, खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है एक ऊंची उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 विज्ञान। पहला पार्ट मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि है जैव प्रक्रम पोषण का, उसकी पूरी 1 शॉर्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 विज्ञान जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट, जो कि है श्वसन रिस्पायरेशन का पूरा 1 शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन कहते किसे हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जीवित कोशिकाएं भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती हैं। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जो हमारे शरीर के अंदर की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसे तोड़ करके एनर्जी ले लेती हैं, यानी कि ऊर्जा ले लेती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये इतनी अच्छी प्रक्रिया है कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सरल शब्दों में कहें, जिसे आप अपने ओन लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में, लेकिन ऐसा आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। अब अगला हम देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया आखिर कैसी है। तो श्वसन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला है सांस लेना। हम हवा को फेफड़ों में खींचते हैं। आप सभी को पता है कि श्वसन मतलब होता है सांस लेना। जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं, अपने नाक से सांस को खींचते हैं अपने फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए, तो उसे कहते हैं सांस लेना। इसके बाद दूसरा है गैस का आदान प्रदान। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में आ जाती है। जब फेफड़ों में हवा पहुंच जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में, खून में, यानी कि रक्त में मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खून से हमारे फेफड़ों में आ जाती है। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है हमारी सांस छोड़ना। पहली थी सांस लेना और दूसरा था गैसों का आदान प्रदान, फिर तीसरा है सांस छोड़ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देखो, सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप सांस ले लोगे, इसके बाद अंदर जाने के बाद उसमें से ऑक्सीजन आपके खून में मिल जाएगा और ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में वापस चला आएगा। फिर तीसरी प्रक्रिया आएगी सांस छोड़ने की। हम केवल लेते ही नहीं हैं, सांस को छोड़ते भी हैं। तो जब छोड़ेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों में भरी हुई होगी वो बाहर आ जाएगी। आखिर श्वसन का महत्व क्या है? श्वसन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे कि चलना, दौड़ना, सोचना आदि के लिए करते हैं।
श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने बॉडी के बहुत सारे कार्यों जैसे कि चलने, दौड़ने, सोचने, इन सभी चीज़ों के लिए करते हैं। अगला हम देखेंगे श्वसन के प्रकार कौन कौन से हैं। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? इसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। एक ऐसा श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा उसे हम कहेंगे वायवीय श्वसन। फिर दूसरा प्रकार है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता। जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा वो वायवीय श्वसन और जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा वो अवायवीय श्वसन। इसके बाद श्वसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने रखे हैं आप लोग के सामने। सबसे पहला है सभी जीवित जीवों को श्वसन करना होता है, यानी कि जितने भी लोग जीवित हैं वो जीव हैं, उन्हें श्वसन करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम ही श्वसन करते हैं। श्वसन एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा के साथ साथ पानी भी निकलता है। केवल ऐसा ही नहीं है कि श्वसन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, बल्कि इसके साथ साथ पानी भी निकलता है। अब एक और टॉपिक है आप लोग के सामने, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो पहला हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अंत उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है और इसकी उपस्थिति में ही ग्लूकोज का पूरे तरीके से ऑक्सीकरण होता है जिससे कि ज़्यादातर ऊर्जा निकलती है और इसके अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिससे कि कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अंत उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथेनॉल या लैक्टिक एसिड भी हो सकते हैं। ऑक्सी श्वसन जो था हमारा उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था लेकिन वही दूसरी तरफ अनॉक्सी श्वसन में हमारा ऑक्सीजन अब्सेंट होगा और इसी वजह से इसमें कम ऊर्जा निकलेगी, जबकि ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती थी। अब अगला एक और टॉपिक है हमारा एटीपी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोग याद कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। ये एक जैविक अणु है जिसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा एनर्जी कॉइन किसे कहेंगे? तो हम एटीपी को कहते हैं। ये कोशिकाओं को कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी क्या है? तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी संरचना हम जानेंगे। एटीपी में एडेनिन, राइबोस शर्करा और 3 फास्फेट समूह होते हैं। कार्य क्या है इसका? ये कोशिकाओं में ऊर्जा का भंडारण और स्थानांतरण करता है। आखिर एटीपी का क्या काम है? तो हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी का स्टोरेज, ऊर्जा का भंडारण और स्थानांतरण करता है।
जैसे कि उदाहरण में मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेगों का संचरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एटीपी आवश्यक है। आखिर एटीपी काम कैसे करता है? तो सबसे पहला है ऊर्जा का भंडारण। एटीपी के फॉस्फेट बंधों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, तो ये ऊर्जा का भंडारण कर लेता है। इसके बाद ऊर्जा का मुक्त होना। जब एक फॉस्फेट बंध टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। एक टर्म है हमारा एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा है एडीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक है एएमपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो इसे नोट करके याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। फिर है ऊर्जा का पुनर्चक्रण। एडीपी को फिर से एटीपी में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। आखिर एटीपी का महत्व क्या है? सभी जीवों के लिए आवश्यक। एटीपी हम सभी जीवित कोशिकाओं में एटीपी पाया जाता है, यानी कि हम सभी जीव हैं, हम सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है और सभी कोशिकाओं में एटीपी पाया जाता है। इसी की वजह से यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है कोशिकाओं की गतिविधियों के लिए आवश्यक। कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, सक्रिय परिवहन आदि सभी प्रक्रियाओं के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत। कोशिकाएं भोजन को तोड़ करके एटीपी बनाती हैं, तो ये हमारे लिए ऊर्जा का भी स्रोत है। अगर सरल शब्दों में मैं आप लोग को समझाऊं तो एटीपी कोशिका के लिए वही है जो पैसा हमारे लिए है। जैसे कि हम पैसे का उपयोग करके चीज़ों को खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं, पैसा ही नहीं होगा तो आप जा कर के क्या ही और कैसे खरीद पाओगे। वैसे ही कोशिकाएं एटीपी का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला है श्वसन प्रक्रिया के चरण। श्वसन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? श्वसन प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ये क्या होता है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर ले जाया जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। मतलब कि बाह्य श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में अंदर ले लेंगे और फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसे बाहर निकाल देंगे। इस प्रक्रिया में शामिल है अंतःश्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे कि छाती का पिंजरा फैलता है। इससे फेफड़ों में जगह बनती है और हवा अंदर खींची जाती है। यानी कि जब हम सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर डायफ्राम भी है, पसलियों की मांसपेशियां हैं, वो सारी चीज़ें सिकुड़ जाएंगी, तो आपकी जो छाती है वो पिंजरे की तरफ फैल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अस्थि पंजर जो हमारा अंदर का होता है, आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे रहते हैं तो अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मांस नहीं है, तो उनके भी जो अस्थियां रहती हैं वो हमें बाहरी से हल्की हल्की सी पता चल जाती हैं कि ऐसे ऐसी इसकी हड्डियां अस्थि पंजर की तरह बनी हुई हैं। तो उसी तरीके से फेफड़ों में जगह बन जाती है और जो वायुमंडल से लिया हुआ हवा रहता है वो हमारे फेफड़े के अंदर चला जाता है। फिर है उच्छ्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। जब हम सांस को छोड़ते हैं
तो डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे कि छाती का पिंजरा सिकुड़ता है। इससे फेफड़ों का दबाव बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। जस्ट अंतःश्वसन का उल्टा है उच्छ्वसन। फिर है आंतरिक श्वसन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को रक्त से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में यानी कि रक्त में लाया जाता है। ये कोशिका स्तर पर होता है, जिसमें से कि शामिल है सबसे पहला ऑक्सीजन का परिवहन। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। ये हमारे ऑक्सीजन का परिवहन। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाती है और फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, जहां से इसे बाहर निकाला जाता है। श्वसन की और भी कई सारी अवस्थाएं हैं, जैसे कि कोशिकीय श्वसन। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन करती हैं। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करेंगी और ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का उत्पादन करती हैं। फिर है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये कोशिकीय श्वसन का अंतिम चरण है, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से एटीपी का उत्पादन होता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, इसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर टर्म आप लोग के सिलेबस में है तो थोड़ा सा इसे याद रखिएगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंत में एटीपी का उत्पादन होता है। अगला हेडिंग देखेंगे हम, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं की तरह नहीं होती है। पादपों में श्वसन मुख्य रूप से कोशिकीय स्तर पर होता है, यानी कि हम लोग की तरह पादपों में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि पादपों में श्वसन प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिकीय स्तर पर होगी। जैसे कि सबसे पहला है ऑक्सीजन का अवशोषण, जो कि होगा वायुमंडल से। पत्तियों के रंध्रों, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, के माध्यम से ऑक्सीजन वायुमंडल से अवशोषित होती है। फिर मिट्टी से जड़ों के रेशेदार भागों से ऑक्सीजन अवशोषित होती है। दूसरा है कोशिकीय श्वसन। ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। ये ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, जो पौधों के विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं बस आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। हाँ, लेकिन बता इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर भूल करके आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोग इसे कर पाओ। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकलती है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों के माध्यम से भी बाहर निकलती है। फिर है पादपों में श्वसन की क्या विशेषताएं हैं? धीमी प्रक्रिया।
पादपों में श्वसन की दर जंतुओं की तुलना में काफ़ी धीमी होती है, यानी कि जितनी जल्दी हमारे में श्वसन होता है उतनी जल्दी पादपों में नहीं होती, इसमें थोड़ी धीमी प्रक्रिया चलती है। दिन रात होता है, यानी कि पादप दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण के विपरीत। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जबकि श्वसन में इसके विपरीत होती है, यानी कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। सारांश क्या निकाल सकते हैं हम इसका कि पादपों में श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि ये जंतुओं के श्वसन से भिन्न होती है, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन ही है। अब अगला हम देखेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। श्वसन से याद रखेंगे कि ऊर्जा मिलती है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। पहला है बाह्य श्वसन। वायु का आदान प्रदान, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हमारा बाह्य श्वसन है। फिर है श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि फेफड़े जो कि मनुष्य, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी आदि में पाए जाते हैं। अरे अपना ही तो पता भी होगा, हम लोग मनुष्य हैं और हमारे में फेफड़े पाए जाते हैं। फिर है गिल्स। मछलियों और अन्य जलीय जीवों में पाए जाते हैं। त्वचा। कुछ जंतुओं जैसे कि मेढक और कीड़े में त्वचा के माध्यम से श्वसन होता है। फिर है श्वास नली। कीटों में श्वास नली के माध्यम से ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है। अगला है आंतरिक श्वसन, ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और फिर बाहर निकाली जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। फिर है जंतुओं में श्वसन की विशेषताएं। तेज प्रक्रिया। हम जंतुओं में श्वसन की दर पादपों, पौधों की तुलना में काफ़ी तेजी से होती है। लगातार होती है। जंतुओं को लगातार श्वसन करने की आवश्यकता होती है। फिर है शारीरिक गतिविधि से प्रभावित। शारीरिक गतिविधि बढ़ने पर श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप रस्सी कूदने लगोगे या दौड़ने लगोगे, आपकी शारीरिक गतिविधि बढ़ी तो आपका श्वसन दर भी बढ़ जाता है। सारांश क्या निकला कि जंतुओं में श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग और तरीके होते हैं, लेकिन सभी में मूल सिद्धांत समान होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण ये सभी में होगा, कोशिकीय श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। फिर हम अगला देखेंगे जलीय प्राणियों में श्वसन।
जलीय प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया थलचर प्राणियों से भिन्न होती है क्योंकि वे जल में रहते हैं और उनके श्वसन अंगों को पानी के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करनी होती है। यहाँ जलीय प्राणियों में श्वसन के प्रमुख तरीके हैं, जैसा कि सबसे पहला हमने पढ़ा ही है गलफड़े गिल्स द्वारा, जो कि मछलियों में होता है। ये सबसे आम तरीका है, विशेष रूप से मछलियों में पाया जाता है। फेफड़े पतली लाल रंग की संरचनाएं होती हैं जो कि पानी से ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। गलफड़ों में एक बड़ी सतह होती है जो कि गैसों के आदान प्रदान को अधिकतम करती है। फिर है त्वचा द्वारा श्वसन। कुछ छोटे जलीय जीव जैसे कि मेढक के टैडपोल और कुछ कीड़े अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। उनकी त्वचा पतली और नम होती है जो कि ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की अनुमति देती है। वायुकोश एयर सैक्स द्वारा श्वसन। कुछ जलीय जीव जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन स्तनधारी हैं और फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। वे पानी के ऊपर आकर सांस लेते हैं और वायु को अपने वायुकोशों में संग्रहित करते हैं। ये उन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की अनुमति देती है। जलीय प्राणियों में श्वसन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जो प्राणी जल में रहते हैं, पानी में घुली ऑक्सीजन। जलीय प्राणी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गलफड़ों की संरचना विशेष रूप से पानी में ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए अनुकूलित होती है। फिर है श्वसन दर। जलीय प्राणियों की श्वसन दर आमतौर पर थलचर प्राणियों की तुलना में कम होती है। तो सारांश क्या निकला कि जलीय प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया उनके जलीय वातावरण के अनुकूल होती है, जो कि विभिन्न तरीकों जैसे गलफड़ों, त्वचा या वायुकोशों के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब हम कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग के बारे में भी देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित हैं, जैसे कि मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी में फेफड़े होते हैं, मछलियों में गलफड़े होते हैं, कीड़े में श्वास नली होती है, मेढक में टैडपोल अवस्था गलफड़े पाए जाते हैं, मेढक में जब वयस्क अवस्था होती है तो फेफड़े और त्वचा, सरीसृप में भी फेफड़े पाए जाते हैं। और आप लोग को ध्यान देना है कि कुछ जंतुओं में एक से अधिक श्वसन अंग हो सकते हैं, जैसे कि मेढक में देखो फेफड़े और त्वचा दोनों थे ना। अब हम थोड़ी सी जानकारी फेफड़ों के बारे में भी लेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फेफड़े मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छाती में स्थित होते हैं और दो भागों में विभाजित होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। हमारे फेफड़े की संरचना कैसी होती है? सबसे पहला है वायुमार्ग एयरवेज। सांस लेने पर हवा नाक या मुंह से होकर गुजरती है और वायुमार्ग के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। तो वायुमार्ग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जैसे कि सबसे पहला है श्वास नली। ये एक लंबी नली जैसी संरचना है जो कि आपके गर्दन से छाती तक जाती है, उसे कहते हैं हम श्वास नली, ट्रैकिया। फिर है ब्रोंकाई। श्वास नली दो शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में जाती है और दूसरी बाएं फेफड़े में।
फिर है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकाई और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कि ब्रोंकियोलस कहते हैं। फिर है एल्वियोली। ब्रोंकियोल्स अंत में छोटी छोटी वायु थैलियों में समाप्त होती है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। फेफड़े की संरचना और कार्यात्मक इकाइयां हैं। फिर है रक्तवाहिकाएं। फेफड़ों में एक व्यापक नेटवर्क होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायता करता है। फेफड़ों के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑक्सीजन का अवशोषण। जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है और एल्वियोली तक पहुंचती है। एल्वियोली की पतली दीवारों के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में स्थानांतरित हो जाती है और सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। अब जब फेफड़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो फेफड़े की देखभाल के लिए हम क्या करेंगे? स्वस्थ आहार लें, अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें। बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे 40 मिनट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। धूम्रपान न करें, प्रदूषण से बचें, टीकाकरण करवाएं। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं कहती तो ज़रूर हूँ, लेकिन कोई वीडियोस को लाइक नहीं करता, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।